पिछली बार हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर खत्म कर दिया था। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी शायद मैंने बता दिया था कि अगर कोई भी एक जनरल फॉर्मूला है इस तरीके से, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला है और इस जनरल फॉर्मूला से आप ये निकालना चाहते हो कि जो पी क्वांटिटी है, पी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें फ्रैक्शनल एरर कितनी आएगी। तो आप इससे निकाल सकते हो। फॉर्मूला इस तरीके से बनाया था मैंने कि जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है x1, उसका एक्सपोनेंट y1 है, तो y1 को x1 की फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देना, y1 डेल्टा x1 बाई x1। ठीक है, वैसे ही y2 डेल्टा x2 बाई x2, इस तरीके से ऐड करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज मैं आपको कैलकुलस बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कैलकुलस मुझे ब्रिज कोर्स में करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, आपका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो फिर इसलिए मैं अभी जो है आज आपको जो है कैलकुलस कराना स्टार्ट करूंगा। कैलकुलस के बाद वी स्टार्ट विद मोशन इन 2D डायमेंशन, 2D मोशन, 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए मेरे साथ करिए। ठीक है ना, क्वेश्चन कॉपी है ना सबके पास, तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट। से प्रैक्टिस होगी, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये सब कराए हुए हैं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा बस, और उसमें कुछ जेई मेंस के भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए दे रखा है, ए क्वांटिटी ए दे रखा है 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और बी दे रखा है 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड आउट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी बता दो, ए माइनस बी बता दो। अच्छा ठीक है, तो ए प्लस बी की ट्रू वैल्यू बताओ। कौन बताएगा कितनी होगी। 12 प्लस 8.5 है ना, बहुत बढ़िया, दैट इज 20.5। ये ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक है, और डेल्टा ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस बी क्या होगा, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो कितना हो जाएगा, जो एरर है उन दोनों को ऐड कर दो, 0.1 प्लस 0.5, कितना आ गया 0.6। ठीक है, मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होती है वो सिंपल ऐड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी पता चल गया है, ए प्लस बी क्या होगा 20.5, ये तो ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया सभी को। बहुत बढ़िया, ठीक है, ए माइनस बी की ट्रू वैल्यू बताइए। ट्रू वैल्यू ऑफ ए माइनस बी 3.5, बहुत बढ़िया। तो 12 माइनस 8.5, ट्रू वैल्यू ऑफ ए माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर में ऑब्वियस सी बात है, यूनिट लिखती या नहीं, आपको यूनिट लिखनी है। ठीक है, और वैसे ही डेल्टा ए माइनस बी, वो कितना होगा 0.6 अगेन। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है ना, ऐड ही करना होता है। ठीक है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड करके निकालते हैं, 0.5 प्लस 0.1 दैट कम्स आउट टू बी 0.6 ओनली। तो ए माइनस बी आएगा
3.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, चलिए। फर्स्ट टेम्परेचर मेजर किया, दो बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। फर्स्ट टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है तो आया 20.3, तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरे का मेजर किया, आया मेजर करने के बाद 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर एसोसिएटेड विद T2 माइनस T1 बताइए, इसकी ट्रू वैल्यू बताइए पहले। 30, बहुत बढ़िया। ट्रू वैल्यू ऑफ T2 माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ T1, that comes out to be 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड डेल्टा T2 माइनस T1, तो आपको क्या करना है, जो एरर है उसे ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं है। दोनों के साथ एरर कितनी है, 0.5, दूसरे के साथ भी 0.5 है, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस T1 comes out to be 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए। The length and the breadth of the rectangle, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एरिया बताओ। अच्छा, याद करो कि एरिया कैसे आता है। एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप मुझे ट्रू वैल्यू बता दीजिए, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया। मल्टीप्लाई करके, सीधी सी बात है। ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 5.7, ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ इज 3.4, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.38, 19.95। ओके, 19.95, 19.95 है, देख लेना। 17 पॉइंट कितना है जरा देखो एक बार मल्टीप्लाई करके। ओके, 19.38 आ रहा है। चलिए, ये ट्रू वैल्यू हो गई। अब सेकंड निकालना है आपको, व्हाट इज द एरर इन एरिया। तो फिर एरिया लिख दूंगा ट्रू वैल्यू माइनस माइनस प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हुआ करती थी, देखो मैंने दो तरीके से बताया था। आप कोशिश करना फ्रैक्शनल एरर से निकालो। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, देखो अब मैं यूज करता हूँ, जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। देखो एरिया इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों की पावर क्या है, 1 है। अब मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। फ्रैक्शनल एरर इन ए होगा डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर,
मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन एरिया अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया इक्वल टू, अब यहां देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंट क्या है 1 लेंथ का, 1 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस ब्रेड का फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या है 1 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड। ठीक है, प्रोडक्ट में ये यूज कर सकते हो, प्लस माइनस होता ना बीच में, अगर ऐसे होता एल प्लस बी तो फिर नहीं यूज कर सकते, कोशिश करना, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है ना। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ हो गया ब्रेड्थ हो गया, अगर लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ क्यूब होता तो फिर यही फॉर्मूला बनता 2 डेल्टा एल बाय एल 3 डेल्टा बी बाय बी, समथिंग लाइक दैट ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको याद होगा, ठीक है, डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू होगा डेल्टा एल बाय एल डेल्टा बी बाय बी। प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी में जो फ्रैक्शनल एरर होती है वो सम ऑफ फर्स्ट टू होती है, याद होगा ये मैंने बताया था। अच्छा, अब एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 5.7, डेल्टा बी कितना है 0.2 अपॉन 3.4 इक्वल टू डेल्टा ए आपको निकालना है और ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया आप निकाल चुके हो। ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया कितना है 19.38, तो यहाँ से डेल्टा ए निकल जाएगा। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेल्टा ए बताइए। करिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है देखो। ओके, 1 पॉइंट कितना 1.49, बहुत ज्यादा नहीं है देखो। फिर से कैलकुलेट करके देखो, आंसर जो है सही आना चाहिए बिल्कुल। 0.24 अलग अलग आ रहा है सभी का। ठीक है, देखिए 19.38, ये जब सॉल्व करोगे तो आ रहा है 0.017, 0.05, 19.38, इसको आप ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 0.22, ठीक है, 0.22 इंटू 19.38, 4.2, आप लोगों को कितना आ रहा है? एक मिनट मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, देखा नहीं मैंने। 19.38 ये आएगा, देखना जरा 0.067 आ रहा है क्या? सही है, 19.38 इंटू 0.067, 1.29 आ रहा है।
1.5, अच्छा पूरी वैल्यू मैंने डाली नहीं ना, इसलिए पूरी वैल्यू डालनी चाहिए थी। ठीक है, 1.49 जिसने बताया था वो सही है। 4.65 नहीं होगा, 4.65 नहीं होगा, 4.65 नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 1.3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एरिया जो होगा वो होगा 19.38 प्लस माइनस आपका 1.49 आया था ना, 1.49 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 1.49 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई करा था, जो डिवाइड किया ना मैंने 0.1, तो इसको जितना ज्यादा बड़ा रख पाओगे उतना ही बढ़िया। पॉइंट के बाद जितने डेसिमल शो करोगे उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एरिया हो गया आपका। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए करिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, बोल रहा है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। कौन बताएगा वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी का? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे मान लूं, ध्यान देना, v इजकल टू एस बाई टी। टी की पावर 1 है, एस की पावर 1 है। कौन मुझे बताएगा डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? जनरल फॉर्मूला यूज करो, कौन बताएगा क्या होगा? पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला में ये बताया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी ऊपर है या क्वांटिटी नीचे है। ये देखिए, क्वांटिटी ऊपर है या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सपोनेंट से फ्रैक्शनल एरर इन दैट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना। ठीक है ना, यही करना है आपको। ठीक है, चाहे वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन में हो या क्या बोलते हैं डिवीजन में हो। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट का पावर है 1, फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा एस बाय एस, ऐसे, प्लस टाइम का एक्सपोनेंट है 1, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम इज डेल्टा टी बाय टी। तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा हो जाएगा डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी। यहां से डेल्टा वी बाय वी निकालो, ये हो जाएगी फ्रैक्शनल एरर इन वेलोसिटी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा? परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता ही है, बहुत बार कराया हुआ है अब तो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 200 प्लस माइनस 5, तो डेल्टा एस बाई एस होगा 5/200 प्लस, वैसे टाइम का देखो 0.2/20। ठीक है, 0.2/20। ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो परसेंटेज एरर पता चल जाएगी वेलोसिटी। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 5/200 इंटू 100 प्लस 20/20। ये गया 2 से, ये गया 1 से। ठीक है, तो आपका आंसर आया 5/2 प्लस 1, दैट इज 7/2, 3.5%। इतना सा आंसर है। आई होप समझ में आ रहा है सभी को।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, करिए मेरे साथ करिए, ठीक है ना, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, आप करिए, ये वाला करके दिखाइए। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आ गया है, 8% होगा, बहुत बढ़िया। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, बट आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है, बोल रहा है कि the error in the measurement of sphere is 2%। मतलब ये कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर बाय आर, ये होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को से इंटू करते हैं 100 से, तो ये कितना दे रखा है, 2, ऐसे दिया हुआ है। तो इससे आप डेल्टा आर बाय आर निकाल लोगे, दैट इज 2/100। ठीक है, ये मेरी पहली चीज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप सब लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। अगर आप ढंग से देखते हो तो पता चलता है कि 4/3 पाई क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4/3 पाई में कोई एरर नहीं होगी, एरर किसमें है, सिर्फ रेडियस में। तो आप 4/3 पाई को छोड़ दो। अब बस आप ये देखो कि v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन द वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेडियस का एक्सपोनेंट है 3, तो डेल्टा वी बाई वी क्या होगा, 3 × डेल्टा आर बाई आर। ये चीज समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो बस हो गया मेरा काम। व्हाट इज डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3 × 2/100, दैट कम्स आउट टू बी 6/100। तो अब इसमें ना ध्यान देना है, इसमें पूछा एरर बताओ। तो अब आप बोलोगे कि सर कौन सी एरर, क्या बोलते हैं, मैक्स मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर तो तभी निकल पाती जब आपको ट्रू वैल्यू पता होती वॉल्यूम की, और ट्रू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम तभी पता चल पाएगी जब ट्रू वैल्यू ऑफ रेडियस दी जाती, लेकिन दिया नहीं है इसमें। तो आप ध्यान देना, आपको क्या निकालनी है, आपको परसेंटेज एरर ही निकालनी है। अगर आपसे फ्रैक्शनल एरर पूछी जाए, एरर इन वॉल्यूम, तो फ्रैक्शनल एरर क्या है, वॉल्यूम में डेल्टा वी बाई वी, यही फ्रैक्शनल एरर है, तो वो हो जाएगी 6/100, दैट कम्स आउट टू बी 0.06। और आपसे अगर परसेंटेज एरर पूछी जाए इन वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी बाई वी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। कितनी आ गया आंसर, 8% नहीं है, कितना है आंसर, 8% नहीं है, 6% है, ठीक है ना, नॉट 8%। 0.06 इंटू
100, that is 6%. हाँ कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R कर रहे हो तो देखो क्या बनेगा फिर। अगर आप R करते हो तब भी बन जाएगा। देखो अगर आप वॉल्यूम को लिखते हो 4/3 पाई R एक्सपोनेंट देखो, अब R⁻1 R⁻1 R⁻1, डेल्टा V बाई वी होगा, देखना जरा, 1 × डेल्टा R/R प्लस 1 × डेल्टा R/R प्लस 1 × डेल्टा R/R। ये है कितना, 3 × डेल्टा R/R, है तो वही ना। आया समझ में कि नहीं आया? तो आप जैसे करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 6% आंसर है। ठीक है, 8% नहीं था, 8% गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। क्या क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन दी मास एंड स्पीड दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा m/m इंटू 100 दिया हुआ है, कितना, 2। और वैसे ही डेल्टा v/v इंटू 100 दिया हुआ है, 3। तो हमें पता चल जाएगा डेल्टा m/m कितना होगा, 2/100, डेल्टा v/v क्या होगा, 3/100। ये पता चल गया, ये मेरी पहली है, पहली और दूसरी क्वेश्चन। पूछ रहा है हाउ मच विल बी दी एरर इन, हाँ अब जो है मेरे ख्याल से आपने सही आंसर किया है। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मच एरर इन दी एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग। अब वो बोल रहा है, सीधी सी बात है, आप परसेंटेज एरर बताओ इन दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के मानूं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। हाफ में कोई एरर नहीं है, मास और वेलोसिटी में एरर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा k/k फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर मास की पावर है 1, यानी 1 × डेल्टा m/m प्लस वेलोसिटी की पावर है 2, 2 × डेल्टा v/। इससे आप दो चीजें निकाल पाओगे, फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी एंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। डेल्टा k/k ये आ जाएगा 1 × 2/100, 2 × डेल्टा v/v 3/100। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो डेल्टा k/k, तो ये आता है 2/100, 6/100, 100 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2 + 6 दैट इज 8। तो फ्रैक्शनल एरर आ रही है in kinetic energy comes out to be 0.08, percentage error I इससे इंटू कर दूं डेल्टा k/k को 100 से, 8%। बहुत बढ़िया, ये आंसर सही निकाला आपने, 8%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, करिए जल्दी जल्दी कीजिए। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
ये क्यूब है, मान लीजिए ऐसे क्यूब दिया हुआ है। इसकी साइड है ए, तो परसेंटेज एरर दे रखी है, दैट इज डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये दे रखा है कितना 3। और अगर मैं एम इसका मास मानूं, तो मास में भी परसेंटेज एरर दे रखी है, दैट इज डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये दे रखा है कितना दिया हुआ है 4। पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। कौन बताएगा डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास m है, वॉल्यूम क्या होगा ए क्यू। ठीक है, आप मुझे डेल्टा रो बाय रो बता देगा कोई? व्हाट इज डेल्टा रो बाय फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी? 13% आ गया, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? m की पावर क्या है? मास की पावर है 1, तो मेरे ख्याल से 1 डेल्टा m बाय m होगा, प्लस साइड की पावर है क्यूब 3 डेल्टा a बाय a। अच्छा, डेल्टा m बाय m, तो वो हो गया कितना 4 बाय 100, डेल्टा a बाई 3 बाय 100। नहीं 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 नहीं, तो हाँ 13% आ रहा है, 13/100 हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर आपकी पता चल गई, फ्रैक्शनल एरर है 13/100। परसेंटेज एरर 13%, 13%, 13/100 इंटू 100, 13%। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बताइए। इसके बाद में जेई के क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछे गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रखे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं है, देखना भी। एक्स है कुछ ऐसा, देखना जरा, ये मैं एक करवा देता हूँ फिर आप कर लेना, या आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स जो है ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, रूट ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, द एरर इन ए बी सी दे रखी है, डेल्टा ए बाई ए ये दे रखा है 2/100। ठीक है, डेल्टा बी बाई बी दे रखा है 1/100। ठीक है, डेल्टा सी बाई सी दे रखा है 3/100। पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन दी क्वांटिटी एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर बताओ क्या बनेगी, सोचिए। अंदर से ढंग से देखूं तो पता चलता है ए की पावर क्या है, हाफ, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, सो डेल्टा एक्स बाई एक्स आप बता सकते हो कितना होगा। ए की पावर हाफ, दैट कम्स आउट टू बी कितना होगा, हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए। फिर बी का स्क्वायर है यानी कि 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, वैसे ही सी का स्क्वायर है 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर हो क्वांटिटी नीचे क्वांटिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शनल एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट से फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी, और यही काम सबके लिए करो और ऐड कर दो। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, हमें किस किस की दे रखी है, सभी की दे रखी है, देखो क्या हुआ, हाफ डेल्टा ए बाई 2/100, डेल्टा डी बाई बी 1/100, डेल्टा सी बाई सी 3/100। ठीक है, तो ये 2 से 2 चले गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा 1/100
2/100, 6/100, एलसीएम आ गया 100, ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + 6 दैट इज 9। ये है फ्रैक्शनल एरर। इन एक्स कितनी 0.09, परसेंटेज एरर कितनी आ गई 9%। बहुत बढ़िया। बाकी भी कर रहे हैं कि नहीं, बाकियों का आ रहा है कि नहीं? यस, बाकी कर रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं आंसर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, जल्दी जल्दी करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। दो तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, बस हो जाते हैं फिर। आज जो है अब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सब पूछे गए हैं इसलिए करा रहा हूँ, और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज बताता हूँ, इन्होंने c की पावर +4 लिखा हुआ है, मान लीजिए -4 होता तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर -4 होता ना तो फिर आप क्या लेते, इसे ऊपर ले जाते फिर। मतलब एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होता है तो उसे ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, या नीचे ले जाओ, तो फिर फॉर्मूला बनता है a² b की पावर 3/2, c की पावर 4, d की पावर ½ तो कभी भी ऐसा मत करना कि ऐसा सोचो कि सर डेल्टा Q/Q होगा 2 × Δ A/A, 3/2 × Δ B/B। यहाँ गलती से भी ऐसा मत कर देना, -4 × Δ C/C, ये हो गया गलत, ध्यान देना। एक्सपोनेंट्स अगर नेगेटिव है तो उसे ऊपर नीचे ले जाओ, फॉर्मूले तो वही बनेंगे, ध्यान देना। बात आ रही है समझ में, तो +4 ही आएगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। एंड लास्ट, ½ Δ D/D, ये बना कुछ। अब दिया हुआ है Δ A/A कितना दिया है 1/100, Δ B/B 2/100, Δ C/C 4/100 और Δ D/D 2/100, ठीक है। तो ये अब डाल देते हैं, ठीक है। Δ A/A 1/100, Δ B/B 2/100, Δ C/C 4/100, Δ D/D 2/100। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये 2 से 2 चले गया, ये 2 से 2 चले गया, एलसीएम आ गया 100, ऊपर देखो क्या आ रहा है 2 + 3 + 4 × 4 16 + 1, that comes out to be 22। फ्रैक्शनल एरर आई है 222/100, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर कितनी आ गई 22/100 × 100, 22%। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये जेई के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो 2018 में आया हुआ है ऑनलाइन सेट 3 में।
कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक क्वेश्चन पक्का आता है और हमेशा इजी रहता है, जनरली वो इजी ही देखा गया है, ठीक है ना, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया किसी का? 7.5, बहुत बढ़िया। बाकी का आया, देखो जरा अभी तक। ठीक है, डेल्टा ए बाई ए that comes out to be 3 into delta p by p plus 2 into delta q by q half into delta r by r 1 into delta s by s। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं एक एक करके। डेल्टा ए बाई ए 3 into delta p by p 0.5 by 100 2 delta s by s। ये थोड़ा ढंग से देखना क्या किया है यहाँ पे। डेल्टा क्यू बाई क्यू, ओके, डेल्टा क्यू बाई क्यू 1% है, 1%, बहुत बढ़िया। हाफ डेल्टा आर बाय आर p by 100 1.5 by 100। So delta a by a comes out to be 1.5 by 100, 2 by 100, 3 by 2 is again 1.5 by 100, 1.5 by 100। तो डेल्टा ए बाई ए आ गया आपका 100, 1.5, मेरे ख्याल से 6.5 आंसर है, नॉट 7.5, 6.5 आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, 6.5 आंसर है, ठीक है। So delta A by A is 1.5, 1.5, 1.5, that is 4.5, 4.5 plus 2, that is 6.5, 6.5 by 100। ये फ्रैक्शनल एरर है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? 6.5 by 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसल आउट 6.5। चलिए, देखो इसमें रिलेटिव एरर दे रखी है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो रिलेटिव एरर है इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हो आप किसे, एरर को ट्रू वैल्यू से, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से, मैंने आपको बताया था, उसी को फ्रैक्शनल एरर बोल देते हैं और उसी को रिलेटिव एरर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। बोल रहा है रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया इज अल्फा। व्हाट इज द relative error in the determination of volume? अब देखो डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ढंग से समझना, ठीक है। ये चीज समझ लेना कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर आर से। चलिए सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं,
स्फेयर दिया हुआ है, चलिए कर लोगे आप, मेरे ख्याल से कर सकते हो। कौन बताएगा सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? स्फेयर का। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर? 4 पाई r²। बहुत बढ़िया। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पता ही है आपको, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब पहली इक्वेशन को देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है a × 4 पाई r³। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, किसके इक्वल होगी बताओ? यस, क्या होगा? 2 ΔR/r। ये चीज समझ में आ गई? ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? अल्फा। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, डेल्टा a/a, दैट इज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, ये दिया हुआ है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, इससे आप डेल्टा r/r निकाल दोगे, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। इन रेडियस निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा? फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस कितना आ जाएगा बताओ? अल्फा/2। तो आप ये फर्स्ट मानो, बैटरी है, ये फर्स्ट मान लो, ठीक है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आया, मुझे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन द वॉल्यूम। अब सेकंड इक्वेशन यूज करो। फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम क्या होगा, बताएगा कोई फॉर्मूले से? बताएगा कोई? यस, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, क्या होगा? थ्री डेल्टा r/r। बहुत बढ़िया, 3 ΔR/r। बट डेल्टा r/r पता है आपको, तो बताओ आंसर क्या है? कौन सा सही ऑप्शन है, A B C D? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। डेल्टा r/r उठा के डाल दो यहाँ पे, तो डेल्टा V/V, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, पता चल जाएगा कितना आएगा, 3 × अल्फा/2। 3 अल्फा/2। उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो समझना है आपको, बस समझ के करना है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। कई बार जो है, वैसे ही मैं सिलेंडर के लिए बना सकता हूँ, कोन के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। जो भी इक्वेशन है मेरे पास, जो इक्वेशन है, इक्वेशन जनरली आती है, उसके लिए मैं बना सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फ्रैक्शनल एरर इन एरिया से अगर दिया हुआ है तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। और अगर फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस पता है तो मुझे फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये करिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब इसके बाद मैं फिर कैलकुलस स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स करवाऊंगा, क्योंकि बिना मैथ्स के जो है वो बात बनेगी नहीं। स्ट्रेट लाइन में करवा तो दूंगा, स्टार्ट तो करवा दूंगा, लेकिन मैथ्स करवाना जरूरी है थोड़ा सा। कैलकुलस को भी कैलकुलस ही करवाऊंगा, ठीक है। बाकी मैथ्स तो जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, बेसिक मैथ्स सबको आती है। कैलकुलस बस आपको सिखाना है मुझे।
बताइए क्या आंसर है। देखो यहाँ पे डी की पावर -4 दिया हुआ है, तो गलती मत कर देना, ठीक है ना। इसे नीचे ले जाओ, सी। चलिए बहुत बढ़िया। डेल्टा पी बाई पी हो जाएगा हाफ डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा बी बाई वी, 3 डेल्टा सी बाई सी, 4 डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा ए बाई ए कितना है, 2/100। डेल्टा बी बाई बी है 1/100। डेल्टा सी बाई सी है 3/100। डेल्टा डी बाई डी है 5/100। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। डेल्टा पी बाई पी, ओके 32%, 1/100, 2/100, 9/100, 20/100, 32% आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा पी बाई पी इज 32/100। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर और relative error। परसेंटेज एरर आई 32%। आई होप समझ में आ गए होंगे सभी को क्वेश्चन कैसे किए मैंने। यस, आ गए समझ में सभी को। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। एरर में जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई ना ढंग से, तो फिर क्वेश्चंस में बचता नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं जो हूँ आपको स्टार्ट कराता हूँ, जो है थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। जो चीज मैं आज बताऊंगा वो आपको सिर्फ अभी यूज नहीं होगी, शायद मेरे ख्याल से आपके स्कूल में भी करवा दिया होगा, ऐसा नहीं है कैलकुलस, लेकिन कैलकुलस में जो है ना वो सिर्फ फॉर्मूला ही बता के छोड़ देते हैं। एक एक क्वांटिटी जो है कैलकुलस में, जब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको करवाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करना, क्या क्या चीजें आप उससे निकाल सकते हो, फिजिक्स में कैसे यूज होगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा ढंग से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। शायद कईयों को आता भी हो, स्कूल में करवा भी दिया हो, ठीक है। अगर स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो शायद करवा भी दिया होगा, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करना मैं जो चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलस, कैलकुलस में भी सबसे पहला पार्ट है मैं करवा रहा हूँ, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए देखो, ये मैथ्स का पार्ट है वैसे तो, लेकिन ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में, बहुत यूज होता है, ठीक है। बहुत, बोथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये आपके पूरे क्या बोलते हैं, जितने भी डेरिवेशंस होंगे ना, मैक्सिमम डेरिवेशंस में यूज होंगे, तो आपको इसलिए पहले ही आ जाना चाहिए, ठीक है। कैलकुलस इज अ फर्स्ट डेवलप्ड बाय न्यूटन। यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूटन ने डेवलप किया था, एंड इसके साथ एक और साइंटिस्ट था, लैमनीज। इन दोनों ने साइमल्टेनियसली डेवलप किया था। ये फ्रेंच था, ठीक है ना, न्यूटन जो है फ्रेंच था, लेकिन ये उस समय जो है जब इसने डेवलप किया था, तो उस समय ये ब्रिटेन में रहता था, ठीक है।
और लैमनीज जो है इटालियन था शायद, इटालियन या पता नहीं नीदरलैंड का था शायद, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली नाम मतलब वो नहीं पता, कंट्री पता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग देशों में, ध्यान देना सबसे खास बात यह है कि इन दोनों का एक दूसरे पे कोई मतलब वो नहीं था, एक दूसरे को जानते नहीं थे, अलग अलग देशों में बैठ के इन्होंने जो है कैलकुलस जो है कैलकुलस का निर्माण किया था, ठीक है ना, डेवलप की थी। न्यूटन ने क्यों किया था? न्यूटन की कुछ इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, जैसे उससे उसने सबसे जो थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी थी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है सभी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, उसने कैलकुलस का यूज किया था। कैलकुलस का यूज, बिना कैलकुलस के ही वॉज नॉट एबल टू डिराइव दोज इक्वेशन जो उसने डिराइव की थी, ठीक है ना, कि अगर एक पार्टिकल को 10 मीटर हाइट 20 मीटर हाइट से फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। तो बढ़ती क्यों है वो तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपको कैलकुलस पता है, ठीक है, कैलकुलस आती है, ठीक है। और अब देखोगे मैं बहुत कैलकुलस का बहुत ज्यादा प्रयोग करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये आपको चीज समझनी है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं एक्चुअली, कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है डिफरेंशिएशन, ये आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मैथ्स में 11th में है आपके, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन 11th में है, ठीक है, तो पढ़ोगे आप। और दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे हिंदी का मतलब बताऊं, कि जब आप सोचो कि आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएट मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, तोड़ना। जब आप डिफरेंशिएट करोगे किसी चीज को तो आप तोड़ोगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, सम करना, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सर आपको तो आपने आपको नई चीज थोड़ा बता रहे हो, आपको तो पता है, हमें तो पता है, हमें तोड़ना भी आता है जोड़ना भी आता है। तोड़ना मतलब सब्ट्रैक्शन और जोड़ना मतलब सम। ये बिल्कुल वैसा है नहीं एक्चुअल में, जैसा आप सिंपल ऐड करते हो 2 + 3 इक्वल टू 5, 3 - 2 इज इक्वल टू, ये बिल्कुल वैसा नहीं है तो ये करता तो वही काम है, ध्यान देना, लेकिन आप खुद समझोगे, समझने की कोशिश करना कि ये बिल्कुल वैसा है नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन ये मैं अभी बताऊंगा वैसे, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करता हूँ। लेकिन आप अभी के लिए तो यही समझो कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन से यूज स्टार्ट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, अब ये मैं बताऊंगा, धीरे धीरे ही बताऊंगा, एकदम शुरू में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स टेक अ फंक्शन, लेट्स टेक अ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x fx, ठीक है, y इज इक्वल टू fx। आप लोगों को पता है इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू fx। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, अब तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, साइन एक्स हो जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू 2x² + 3x + 2, ये सब पढ़ा है आपने, कुछ नया नहीं है। और मुझे बताइएगा इसमें x क्या होता है? इज इट अ वेरिएबल और कांस्टेंट? डोमेन, डेफिनेटली, लेकिन डोमेन ऑफ व्हाट? वेरिएबल है ना एक, है ना। डोमेन तो बाद में आता है, डोमेन मतलब x का डोमेन, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन x है क्या? वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
व्हाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने 10th क्लास में कभी एक स्ट्रेट लाइन दिया करते थे, ऐसे बोलते थे इसे ड्रॉ करो, तो आपको याद है हम क्या करते थे? एक टेबल बनाते थे ऐसे, एक्स की वैल्यू डाला करते थे और वाई की वैल्यू निकाला करते थे, याद है? जैसे एक्स की वैल्यू 3 वैल्यू डाल दी, बोलते थे 3 वैल्यू डाल लो, 0 1 -1 ऐसे डाल दो। 1 डाला करता था, 1 डालूंगा पहले, 1 डालूंगा तो वाई आ गया 5, वाई की वैल्यू आ गई। 0 डालूंगा, वाई की वैल्यू आ गई 3, -1 डालूंगा तो 1। ये याद है आपको सभी को? तो अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसने डाली? आपने डाली ना। क्या एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड कर रही है? वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो मुझ पे डिपेंड कर रही है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो वाई इज बेसिकली इंडिपेंडेंट है, सॉरी, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। एक्स आप डाल रहे हो, एक्स का एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान देना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स आपने डाला है 1 0 -1, और वाई की वैल्यू क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आपने फिर एक्स की वैल्यू डाल के निकाली इक्वेशन। अब क्योंकि x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y यहाँ पे क्या है? y भी एक वेरिएबल है, बट क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है थ्रू दिस इक्वेशन, तो हम y को क्या बोलेंगे? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? वैसे फंक्शन अगर मैं मैथ्स पढ़ाता तो आपको ये सब बताता, लेकिन मैथ्स में पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप ध्यान से समझना इस चीज को, कि ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स वाई का एक ग्राफ बना दो, जरा एक्स वाई का ग्राफ बना दो, तो आप एटलीस्ट कुछ फंक्शंस के तो ग्राफ बना सकते हो। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट लाइन है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी बना सकते हो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक पैराबोला बनेगा, ठीक है? साइन एक्स का पता नहीं आप बना पाओगे कि नहीं, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री सर ने मेरे ख्याल से कराई है, तो साइन एक्स का ग्राफ भी पता होगा कैसा होगा, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। बताया सर ने? ठीक। तो आप ग्राफ बना सकते हो किसी का। अब देखो, मैंने तो ये फंक्शन लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई इजिकल टू एक्स क्यूब हो सकता है, वाई इजिकल टू एक्स फोर प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अब थोड़ा ध्यान दो, अगर आपको फंक्शन पता है तो आप ग्राफ बना पाओगे, जनरली आप ग्राफ बना पाते हो, ठीक है? समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और आपने ग्राफ बनाया इसका, वाई इजिकल टू एफ एक्स का। ऐसा कुछ ग्राफ आया, मान लीजिए, बना रहा हूं मैं आर्बिट्री ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि फंक्शन मुझे डिफाइन नहीं है। जब तक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तब तक मैं कैसे बनाऊंगा? तो ये एक ग्राफ बन गया ऐसा, आर्बिट्री ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स। जब तक फंक्शन नहीं डिफाइन होगा तब तक मैं ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि फंक्शन एक बार डिफाइन कर दिया। जैसे अगर y इक्वल टू एक्स है, डिफाइन कर दिया ना, तो ये कैसा आएगा? फिर स्ट्रेट लाइन आएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन किया, बता दिया आपने कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ग्राफ बनाओ, तो कैसा आएगा? पैराबोला आएगा। अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ आएगा। साइन एक्स का कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है। अब क्योंकि फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ग्राफ मुझे एक आर्बिट्री ग्राफ ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का मैंने ग्राफ लिया, ठीक है? अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये है ओरिजिन, सबको पता ही ओरिजिन है, ठीक है? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए ओरिजिन से आप इतनी दूरी पे चले, एक्स, ठीक है? एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इसे ज्वाइन कर दो ऐसे, ये एक्स उठा के किस में डालना? ये फंक्शन है ना,
इसमें आप x की जगह पहले क्या डालोगे, x डालोगे। x कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। x की जगह पे x डालो, ठीक है। तो बेटर ये मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना, ध्यान देना। x इज इक्वल टू x ना लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर x द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज fx। ये चीज समझ में आई सभी को? x के लिए फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, fx, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे शो करना है तो वो है ये, ध्यान देते हैं, ठीक है। इसे ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये आपका आ गया fx। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि x में थोड़ा सा x की वैल्यू बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाना, ज्यादा नहीं। कितनी बढ़ानी है, थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डेल्टा x बढ़ाना है, थोड़ी सी बढ़ाई वैल्यू। अब दिखा रहा हूं ये बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं एक्चुअल में, लेकिन ये थोड़ा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये डेल्टा x हो गया। तो अब नई जो x की वैल्यू है, ध्यान देना, नई जो वैल्यू है x की वो है यहां से यहां तक, और वो कितनी होगी, x प्लस डेल्टा एक्स। इसको मैं ना अलग कलर से शो करता हूं ताकि क्लियरिटी रहे। मैंने थोड़ी सी x की वैल्यू बढ़ाई, कितनी, डेल्टा x। तो जो नई वैल्यू है x की वो कितनी आ गई, x प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे है x, ध्यान देना, और यहाँ पे है x प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x प्लस डेल्टा एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बताओ। तो आप फिर से वही करोगे, आप बोलोगे कि सर ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे। ये x प्लस डेल्टा एक्स उठा के किस में डालो, x की जगह डाल दो अब। तो जो y की वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आएगी, वो आएगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये बिल्कुल कुछ नया नहीं है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, करवा के दिखाते रहूँ, ध्यान देना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताइए कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आ गई। अब x को थोड़ा सा बढ़ा दो, कितना बढ़ाओ, मान लीजिए मैंने कर दिया 1.1, तो कितना बढ़ाया। जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1। तो 1 क्या है, x1, पहले वाली x की वैल्यू, और 0.1 क्या है, डेल्टा x। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1.21। ये कुछ ऐसा है, ध्यान से समझ में आया क्या बोला है मैंने। यस, समझ में आया। तो पहले मैंने x पे जाके फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, कितना, x, x में डेल्टा x ऐड किया, तो नई जो x की वैल्यू आई वो आई x प्लस डेल्टा x। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो वो आई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वो है ये, यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वो है ये। ठीक है, वो ये है, देखो यहाँ से, ठीक है, वो ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ कि डेल्टा एक्स क्या था। डेल्टा एक्स को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, ध्यान से समझना, इसको बोला जाता है स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इन द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
x यहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मैं क्या करूं, x की वैल्यू में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें बहुत थोड़ा सा अगर चेंज लेके आऊं, ठीक है, तो वो है डेल्टा x, ठीक है। वैसे ही डेल्टा y भी आएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर चेंज हुई है तो y की वैल्यू भी चेंज हुई होगी। देखो फिर से बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, फिर से वही फंक्शन ले रहा हूँ। जब आपने x कितना डाला था, 1 डाला था, तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। लेकिन जब आपने, ठीक है, इसे x1 ले रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू, x2 डाला 1.1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1.1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1.21। अब अगर मैं आपसे बोल लूं कि व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बताओ। डेल्टा एक्स मतलब एक्स की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कितना चेंज आ रहा है। 0.1, बहुत बढ़िया। और डेल्टा वाई, क्या वाई की वैल्यू में भी चेंज आया है कुछ, कितना चेंज आया है, 0.21, देख रहे हैं, 0.21 आया है, ठीक है, 1.21 -1। तो ध्यान देना, डेल्टा एक्स होता क्या है, डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स आप निकालोगे कैसे, हमेशा ध्यान देना, वो निकालोगे फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स को इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स से माइनस कर दोगे। वैसे ही डेल्टा वाई कैसे निकालोगे, फाइनल वैल्यू ऑफ वाई को इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई से माइनस कर दोगे। तो एक्स की वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है तो वाई की वैल्यू में भी चेंज आता है, ठीक है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, जिसे मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे ही डेल्टा वाई भी लिख सकता हूं। डेल्टा वाई को क्या लिखूंगा, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। और वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक आ गया समझ में। यस, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहीं से काम स्टार्ट होता है, एक्चुअल में यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर आप ये सब कर क्यों रहे हो। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है, इन दोनों को रिलेट करना। किसको, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को रिलेट कर पाना किसी तरीके से। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मास ऑफ एनी बॉडी, ध्यान से समझना, एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सब मैंने किया है तो मैथ्स का पार्ट है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ और रियल लाइफ की बात करूँ, तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, यही काम कैसे करके दिखाएंगे। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मास ऑफ एनी बॉडी वो किसके इक्वल होगा, तो आपका जनरली आंसर होगा कि सर मास जो है जनरली बॉडी का चेंज होता है जब वो खाना खाता है। खाना खाता है तो खाना खाते ही जो है मास जो है चेंज चेंज होता है। अगर ज्यादा खाना खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मास बॉडी का बढ़ेगा टाइम के साथ, ठीक है ना। तो जनरली मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मास ऑफ एनी बॉडी इज अमाउंट ऑफ फूड द बॉडी ईट्स। ऐसे दे दिया, स्क्वायर है मान लीजिए। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा है कि जितना ज्यादा खाना खाएगा उससे उसका स्क्वायर करोगे तो मास ऑफ दी बॉडी आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए जब वो खाना नहीं खा रहा है तो उसका मास है 60 kg। ध्यान से समझना इस चीज को। अब उसने 1 kg खाना खाया है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। आप बेटर ये है कि आप क्या करो, स्क्वायर हटाई दो,
ठीक है ना। ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने जितना खाना खाया उसका डबल मास बढ़ गया है, 4 टाइम्स या 9 टाइम्स बढ़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लीजिए आपने 1 केजी खाना खाया, आपका जब आप कुछ नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी का मास है 60 केजी, और आपने कितना खाया, 1 केजी खाना खाया, तो आपकी बॉडी का मास कितना हो गया? आया समझ में कि नहीं? 61 केजी हो गया। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे रिलेट करना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, चेंज इन द मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय change in the amount of food in body, ये कितना आएगा अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूं, मैं रिलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, आपने पहले खाना ही नहीं खाया था तो आपकी बॉडी में कुछ कोई भी फूड नहीं था, कोई फूड नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया, कितना, 1 केजी खाना खाया, तो आपकी बॉडी में जो फूड है वो कितना आ गया, 1 - 0। बॉडी में फूड में कितना चेंज आया, बॉडी में जो फूड रखा है उसमें कितना चेंज आया, पहले कितना था 0, अब कितना है 1, तो 1 - 0, ठीक है। वैसे ही मास ऑफ द बॉडी में क्या चेंज आया, पहले कितना था जब आपने खाना नहीं खाया था 60, अब कितना है 61। बात आ रही है समझ में? वैसे रिलेट किया जाता है। तो 61 - 60 दैट इज 1, 1 - 0 1, तो ये कितना आ गया, ये 1 ही आ गया। आया समझ में क्या क्या कर रहा हूं मैं? मतलब मैं रिलेट कर रहा हूं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बॉडी में फूड में अमाउंट ऑफ फूड जो बॉडी में रखा हुआ उसमें कितना चेंज आ रहा है, अगर चेंज पता चल जाए कि मान लीजिए मैंने 10 केजी खाना खाया, ठीक है, तो मेरी बॉडी में जो है 10 केजी फूड आपने ऐड कर दिया है, तो मैं क्या निकाल पाऊं, चेंज इन दी मास ऑफ द बॉडी। जैसे ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं 10 केजी खाना खाया आपने, 10 केजी, मतलब ये अगर 10 केजी है तो आप ये निकाल सकते हो, कैसे करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन दोनों का रेशो 1 है, तो चेंज इन दी मास ऑफ द बॉडी कितना जाएगा, वो भी 10 ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि अगर बॉडी में फूड में चेंज आ रहा है तो मास ऑफ द बॉडी में कितना चेंज आ रहा है, आपने रिलेट कर लिया। रिलेट कैसे कर पाते हो, डिवाइड करके तो करते हो ना। तो अगर आपने 10 केजी खाना खाया है तो आपकी बॉडी में का जो मास है वो 10 केजी चेंज हो जाएगा, ये चेंज आया, ध्यान देना, ठीक है ना। तो पहले कितना था 60, अब कितना है, चेंज कितना आया 10, तो यानी कि नया मास कितना है 70 केजी आ गया। तो ये जो रिलेट करना होता है, किसका, ध्यान देना, किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंज आ रहा है कुछ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज मतलब एक्स में अगर कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो वाई में कितना चेंज आएगा, इसको जब आप रिलेट करते हो तो बेसिकली आप कैलकुलस कर रहे हो, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा था, ये बेसिकली बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी जिससे समझा सकता था मैं। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली निकालना चाहता हूं कि अगर x में चेंज आया डेल्टा x, मतलब x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया डेल्टा x, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज आया डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आएगा डेल्टा y। इन दोनों को अगर मैं रिलेट करना चाहता हूं तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा y को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा x। ये चीज समझ में आई जैसे मैंने वहां पे किया था? क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा जल्दी। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्या करोगे, इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को। इसको बहुत बहुत नाम है वैसे तो, इसके बहुत सारे नाम है। इसको जो फिजिक्स में यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में इसे बोला जाता है एवरेज चेंज
in the value of y with respect to change in the value of x. इसको नाम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज। अभी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा इसे, एवरेज ही क्यों बोला जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अभी बस अभी आप ऐसे याद रखो कि एवरेज इसको मतलब क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, एवरेज चेंज इन दी वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं कि वैल्यू में कितना, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स। मैं रेशो निकाल रहा हूं, बेसिकली रेशो निकालना चाहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए ये रेशो डबल आ गया, जैसे मान लीजिए डबल आ गया, 2 आ गया, तो अब आप बोलोगे कि सर अगर आपने डेल्टा एक्स को चेंज किया 1, तो डेल्टा वाई में चेंज आएगा 2 का। देखो डायरेक्टली पता चल गया, बात समझ में आई। अगर डेल्टा एक्स में चेंज लाया 4 का, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 8। रिलेट कर रहे हो आप इस तरीके से, ठीक है। इसी को एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज ऐसे बोल देते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो नाम मैंने आपको बताए हैं आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं कौन सा यूज करता हूँ, जनरली ऊपर वाला यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। ये यूज करेंगे हम, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा कितना, तो ध्यान देना, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, यहीं से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। चलिए यहीं निकाल के देता हूँ। जब आपने x की जगह x डाला था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, fx, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, x1 है x, फिर x2 डाला, x प्लस डेल्टा x, तो जो y की नई वैल्यू आई वो आई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डेल्टा एक्स आपने कैसे निकाला होगा, डेल्टा एक्स कैसे आया होगा, x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप x2 माइनस x1 करते हो तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। देखो x2 क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, और x1 क्या है, x, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, कैंसल आउट, डेल्टा एक्स आ गया, देखो, ठीक है। वैसे ही आपको डेल्टा वाई निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, और y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या है, y2 है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और y1 है एफ एक्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यही करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू डाल देता हूँ, व्हाट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स ही है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख सकते, ठीक है। और अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को मैं तीन चीजों, वैसे तो मुझे यही यूज करना है, लेकिन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये चीज समझ में आ गई सभी को, ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। अब इन तीनों से ना जो मैं इक्वेशन बना, जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी आप पढ़ोगे मैथ्स में, इसको बोला जाएगा आगे चल के स्लोप ऑफ द लाइन, आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, अभी तक के लिए आप ये समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब है क्या, ये है क्या एक्चुअली, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो है, आपने ये तो बता दिया, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसे एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू
वैल्यू ऑफ सॉरी एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमें बताओ ये बेसिकली ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर ग्राफ से निकालना चाहता हूँ मैं, ये ग्राफ जो है अगर इससे निकालना चाहता हूँ तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। तो ग्राफ को ग्राफ से अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली क्या है। ध्यान देना, ग्राफ यहाँ पे डाला, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इतना डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये है आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं और इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, ये कुछ नहीं इस ट्राइंगल का टेन थीटा है। ये चीज समझ में आई सभी को? इस ट्राइंगल का अगर मैं देखूं, इन ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी, आपको पता चलेगा ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये बेसिकली टेन थीटा है। ये चीज समझ में आ गई सभी को? आगे समझ में सभी को? और इसी को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिख दिया जाता है और इसी को लिख दिया जाता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही काफी है आपके लिए जानने के लिए। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आज बताओ जरा। यस। यहाँ तक आ गया समझ में सभी को? बताओ जरा जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना। एटलीस्ट मैंने आपको मैथ्स बता दिया, ठीक है, कि कैसे आप एक्स की वैल्यू में चेंज देखोगे, निकालोगे, ठीक है, और वाई की वैल्यू में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कैसे निकालोगे, दोनों को रिलेट कैसे करोगे। तो रिलेट का मतलब क्या होता है कि आप एक्स को, एक्स में कितना चेंज आ रहा है, जितना चेंज आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आएगा, उन दोनों को रिलेट कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का ये फॉर्मूला है, ये पूरा पूरा देखो, तीन चीजें मैंने बता दी। अब मैं कल आपको पहले तो इन दोनों का मीनिंग बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका मतलब क्या होता है। ग्राफिकली ग्राफिकली समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये समझ में आ गया कि इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जब आप निकाल रहे हो तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ग्राफ से आप कैसे पहचानोगे कि निकाल क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है। ओके, कल देखते हैं बाकी चीज, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।